मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंख लगाने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे धान की खेती के बारे में। धान विश्व की 3 महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलों में से एक है, जो कि 2.7 बिलियन लोगों का मुख्य भोजन है। इसकी खेती विश्व में लगभग 150 मिलियन हेक्टेयर एवं एशिया में 135 मिलियन हेक्टेयर में की जाती है। भारतवर्ष में लगभग 44 मिलियन हेक्टेयर तथा उत्तर प्रदेश में करीब 5.9 मिलियन हेक्टेयर में धान की खेती विभिन्न परिस्थितियों में सिंचित, असिंचित, जल प्लावित, असिंचित, उसरीली एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में की जाती है। तो किसान भाइयों आइए हम लोग देखेंगे कि धान की खेती किस प्रकार से आधुनिक तरीके से की जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। किसान भाइयों तो अब बात करते हैं खेत की तैयारी के बारे में। गर्मी के मौसम में सही समय पर खेत की गहरी जुताई हल या प्लाऊ चलाकर करें, जिससे मिट्टी उलट पलट जाए। मेड़ों की सफाई जरूर करें। गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई या बारिश से पहले खेत में फैलाकर मिलाएं। किसान भाइयों धान की खेती की शुरुआत नर्सरी से होती है, इसलिए बीजों का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। कई बार किसान महंगा बीज खाद तो लगाता है, लेकिन सही उपज नहीं मिल पाती है। इसलिए बुआई से पहले बीज व खेत का उपचार कर लेना चाहिए। बीज महंगा होना जरूरी नहीं है, बल्कि विश्वसनीय और आपके क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी के मुताबिक होना चाहिए। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पी रघुवीर राव बताते हैं, देश के अलग अलग राज्यों में धान की खेती होती है और जगह मौसम भी अलग होता है। हर जगह के हिसाब से धान की किस्में विकसित की जाती हैं, इसलिए किसानों को अपने प्रदेश के हिसाब से विकसित किस्मों की ही खेती करनी चाहिए। किसान भाइयों बात की जाए बीज उपचार की विधि की, तो कृषि विशेषज्ञों ने धान की खेती करने वाले किसानों को बीजों को नमक के घोल से उपचारित करने के बाद बुआई करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि धान के बीजों को 17% नमक के घोल में डालना चाहिए। घोल को लकड़ी से हिलाने के कुछ देर बाद ठोस बीजों को निकालकर साफ पानी में 2 बार धोकर छाया में ही सुखाकर उपचारित किया जाना चाहिए। किसान भाइयों उन्नत किस्मों की बात की जाए तो धान की खेती के लिए अपने क्षेत्र विशेष के लिए उन्नत किस्मों का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक पैदावार ली जा सके। इसके लिए कुछ प्रमुख किस्में इस प्रकार है। अगेती किस्में जो कि 110 से 115 दिन में तैयार होती हैं। इनमें मुख्य रूप से नरेंद्र धान 86, साकेत 4, पूसा 2, पूसा 33 और नरेंद्र धान 97 आदि किस्में प्रमुख है। इनकी नर्सरी का समय 15 मई से 15 जून तक का है और इनकी औसत पैदावार लगभग 4 से 5 टन प्रति हेक्टेयर तक है। मध्यम अवधि की किस्मों की बात की जाए जो 120 से 125 दिन में तैयार होती हैं। इनमें मुख्य रूप से जो किस्में हैं उसमें पूसा 169, सरजू 52, पंत धान 10, पंत धान 12 आदि प्रमुख किस्में हैं। इनका नर्सरी समय 15 मई से 20 जून तक का होता है और इनकी औसत पैदावार लगभग 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर की है। और अगर बात करें लंबी अवधि वाली किस्मों की जो कि 130 से 140 दिन में तैयार होती हैं, उसमें प्रमुख रूप से पूसा 44, मालवी 36, नरेंद्र धान 359 आदि प्रमुख किस्में हैं। इनकी औसत पैदावार लगभग 6 से 7 टन प्रति हेक्टेयर की है और इनका नर्सरी का समय 20 मई से 20 जून तक का होता है। वहीं अगर संकर किस्मों की बात की जाए
जो कि 125 से 135 दिन में तैयार होती है। इनमें मुख्य रूप से KRH2, DRH3, GK 5003, इंदिरा सोना, नरेंद्र शंकर धान 2, RH 204 और TRH10 संकर किस्में हैं। इनकी औसत पैदावार लगभग 6.5 से 7.5 टन प्रति हेक्टेयर की है। हमारे बहुत सारे किसान भाई जो कि बासमती धान की खेती करना चाहते हैं, उनके जानकारी के लिए बता दें कि बासमती किस्मों में मुख्य रूप से पूसा बासमती 1, पूसा सुगंध 2, 3, 4 व 5, कस्तूरी 385, बासमती 370 आदि प्रमुख किस्में हैं। इनका नर्सरी का समय 15 मई से 15 जून तक का होता है। इनकी औसत पैदावार लगभग 5 से 6.5 टन प्रति हेक्टेयर की होती है। बुआई की विधि की बात की जाए तो बीजों को अंकुरित करने के बाद ही बिजाई करें। अंकुरित करने के लिए बीजों को जूट के बोरे में डालकर 16 से 20 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। इसके बाद पानी से निकालकर बीजों को सुरक्षित जगह पर सुखाकर बिजाई के काम में लें। बीजों को नर्सरी में सीधा बोने पर 3 से 4 दिनों तक चिड़िया आदि पक्षियों से बचाव करें, जब तक कि बीज उग न जाए। नर्सरी में खाद व उर्वरक का इस्तेमाल प्रति 100 वर्ग मीटर नर्सरी के लिए 2 से 3 किलोग्राम यूरिया, 3 किलोग्राम सुपर फास्फेट व 1 किलोग्राम पोटाश की ज़रूरत होती है। यदि नर्सरी में पौधे पीले पड़ने लगे तो 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट व आधा किलोग्राम चूने को 50 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करें। किसान भाइयों, सिंचाई की बात करें तो बुआई के समय खेत की सतह में 5 सेंटीमीटर तक पानी भर दें और बुआई के 3 से 4 दिनों तक केवल खेत की सतह को पानी से तर रखें। जब अंकुर 5 सेंटीमीटर का हो जाए तो खेत में 1 से 2 सेंटीमीटर पानी भर दें। जैसे जैसे पौधे बढ़ते जाएं, पानी की मात्रा भी बढ़ाते जाएं। ध्यान रखें कि पानी 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं भरना चाहिए। अगर बात करें खरपतवार नियंत्रण की तो खरपतवारों की रोकथाम के लिए बुआई के पहले या दूसरे दिन 1 लीटर बेंथियोकार्ब नामक दवा का प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। इसके अलावा 1 से 2 बार ज़रूरत के मुताबिक खरपतवारों को हाथ से भी उखाड़ें। किसान भाइयों, अगर धान की रोपाई की बात करें तो रोपाई के लिए पौध उखाड़ने से 1 दिन पहले नर्सरी के खेत में पानी चला दें ताकि जमीन पर नमी बनी रहे और पौध उखाड़ते समय ध्यान दें कि पौधों की जड़ों को धोते समय नुकसान न होने दें तथा पौधों को काफ़ी नीचे से पकड़कर उखाड़ें। धान की रोपाई में पौधों की उम्र सामान्यतः 25 से 30 दिन पुराना हो तथा पौधे में 5 से 6 पत्तियां निकल जाए तो यह रोपाई के लिए सही होता है। और यदि पौधे की उम्र ज़्यादा होगी तो पौधे में कल्ले कम फूटते हैं, जिससे उपज में कमी आती है। रोपाई करने से पहले खेत को अच्छी तरह से समतल करके मेड़ बना लें। धान की फसल को खाद्यान्न फसल में सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। धान की रोपाई के 1 सप्ताह बाद कल्ले बनते समय, बाल निकलते समय, फूल बनते समय और दाना बनते समय खेतों में पानी अति आवश्यक होती है। किसान भाइयों, धान में 2-3 प्रकार के रोग लगते हैं, जिसमें मुख्य रूप से झुलसा रोग होता है। पत्तियों पर इस रोग के प्रारंभिक धब्बे बुआई के 15 दिन बाद से धान के पकने तक देखे जा सकते हैं। यह एक फफूंद जनित रोग है। इस रोग के रोग कारक फफूंद का नाम पारिकुलेरिया ग्रीसिया है। रोग की प्रारंभिक अवस्था में निचली पत्तियों पर हल्के बैंगनी रंग के छोटे छोटे धब्बे बनते हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर आँख के समान बीच में चौड़े व किनारे में पर संकरे कत्थई रंग के दिखने लगते हैं। इस रोग के लक्षण दिखते ही नाटियो 75 WP 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।
अथवा ट्राइसाइक्लोलाजोल कवकनाशी 6 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। समय पर बुआई तथा संतुलित उर्वरकों का उपयोग इस रोग को सीमित करने में मदद करता है। बात करें दूसरे रोग की तो वो है खैरा रोग। यह मिट्टी में जस्ते की कमी के कारण से होने वाला एक रोग है। इस रोग की खोज पंतनगर विश्वविद्यालय में हुई थी। तब से इस रोग को पूरे भारत के अन्य कई जगहों पर पाया गया। प्रभावित फसल की निचली पत्तियां पीली पड़ने से यह रोग प्रारंभ होता है, जो बाद में पत्तियों पर कत्थई रंग के छिटकवा धब्बे उभरने लगते हैं, कल्ले कम निकलते हैं तथा पौधों की वृद्धि रुक जाती है। इसकी रोकथाम के लिए 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई या बुआई से पहले खेत तैयार करते समय डालना चाहिए। रोग लगने के बाद इसकी रोकथाम के लिए 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 2.5 किलोग्राम चूना 600 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। रोपाई के समय 2% जिंक सल्फेट के घोल में पौधों की जड़ों को 1 से 2 मिनट डुबोकर रोपाई करने पर भी लाभ होता है। किसान भाइयों, एक और रोग की बात करें तो उसका नाम है भूरा धब्बा रोग। इस रोग में पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं जो गोल या अंडाकारक होते हैं। वह पत्तियों की सतह पर समान रूप से फैले रहते हैं। ये धब्बे प्रायः एक पीले रंग के वृत्त से गहरे होते हैं, जो इस रोग की खास पहचान है। दानों के ऊपर भी इस रोग की वजह से छोटे छोटे गहरे भूरे रंग या काले धब्बे बनते हैं। इस रोग की रोकथाम की बात करें तो उसके लिए नमक के घोल द्वारा ठोस बीजों का चयन उसमें डुबाकर करते हैं। उसके बाद कवकनाशी से बीजोपचार करते हैं। मैंको जेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए अथवा नाटियों का 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। रोग सहनशील व रोधी जातियों का चयन करना चाहिए, जैसे इंदिरा सुगंधित 1, गोविंद, सीता IR 8 जैसे किस्मों का चुनाव करना चाहिए। किसान भाइयों, आपको हमारी दी हुई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।